बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर को स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। 99 स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो आज क्लियरली तरीके से हम वन शॉट के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप एमडी गेट की तैयारी करें, आप ई गेट की तैयारी करें हैं, या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, आप कौन सी भी बोर्ड से चालू रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, बलोचिस्तान से हैं, केपी के से हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं आपका पीएमडीसी का सिलेबस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, हमने बायोलॉजी के पीएमडीसी अकॉर्डिंग 16 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके अच्छे तरीके से बायोलॉजी को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए फिजिक्स के, अगर पीएमडीसी के, तो हम ये आप लोगों के लिए 12 चैप्टर लेके हैं, बाकी सिर्फ 4 चैप्टर रह गए, उसके बाद आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब तो लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यूज भेजे जाएंगे, और लास्ट में भी आप लोग की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जाएगी। अभी हम आपको चीजें क्लियर करा रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की सीरीज भी चलाएंगे, कुछ व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड करेंगे। टाइम ना हुआ वीडियो शूट करने का, क्योंकि इस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। सो ये वाली चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। हमारे अदर अकाउंट्स पे हमसे क्वारीज आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे टीच दुआ को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर दुआ जहरा को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी दुआ जहरा, तो यहाँ से भी आप अपनी क्वारीज को पूछ सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अल्लाह के नाम को करेंगे स्टार्ट। देखें, आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, आप यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को आप लोग पढ़ेंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको आज आप इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। देखें, ये वीडियो है आपकी बेस। फिजिक्स इज नॉट अ हार्ड, every student that tell the physics is very hard, not only exists the concept। क्लियर है? तो देखें स्टार्ट करते हैं। वो जो क्लासिकल फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स होती है जो किसकी बेस पर होती है? न्यूटन। न्यूटन जो है, न्यूटन जो है मैकेनिक्स, उसके ऊपर क्या होती है, पूरी प्लेस होती है न्यूटन के लॉज के ऊपर। जैसा कि स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने देखी हो वो वाली वीडियो जो कि थी हमारे नाम था फोर्स एंड मोशन पर, उसमें मैंने आपको न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ाए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ आपको पता है, ये कहता है अगर किसी बॉडी के ऊपर, अगर किसी बॉडी रेस्ट में है, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। सही? अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, हम फोर्स लगाएंगे तब वो रुकेगी। अगर कोई रुकी हुई है, फोर्स लगाएंगे, चलाएंगे। तो हर एक बॉडी को चलाना या रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, कि एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। दिस इज हाउ वर्क द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। मैं रिवाइज कर रही हूँ तो ताकि आपको क्लासिकल फिजिक्स क्लियर हो, जहां पर हम न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, अगर किसी के ऊपर, बॉडी के ऊपर तुम फोर्स लगाओगे, वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यही चीजों के बारे में आप अंडरस्टैंडेबल हैं, तो ये पूरी बेस करती है क्लासिकल फिजिक्स ऑन द बेस ऑफ द न्यूटन्स के लॉज के ऊपर बेस करती है, न्यूटन्स के लॉज के ऊपर। सो हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर और आपको समझाते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, ध्यान रखिएगा क्लासिकल फिजिक्स क्या है। क्लासिकल फिजिक्स जो पूरी है वो कुछ किसके ऊपर बेस करती है? न्यूटन्स, न्यूटनन, न्यूटनन, या आप सिंपलीफाई लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन लॉज के ऊपर क्या करती है, या न्यूटन लॉ या न्यूटन की फिजिक्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये जो क्लासिकल फिजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स आपको क्या बताती है? देखें स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिजिक्स आपको क्या बताएगी, याद रखिएगा बच्चों। क्लासिकल फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स होती है जहां पर स्टूडेंट्स आप ये स्टडी करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, और वो वेरी लो स्पीड के साथ मूव करे, वेरी लो स्पीड के साथ, तो जब भी ऑब्जेक्ट बहुत कम स्पीड के साथ मूव करता है, बहुत कम स्पीड के साथ, तो इसी को आप कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। दिस इज कॉल्ड हाउ वर द
क्लासिकल फिजिक्स, जब ऑब्जेक्ट वेरी स्लो स्पीड के साथ मूव करे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं ये देखूं यहाँ पर मार्कर सही तरीके से आज काम नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि इट ऑब्जेक्ट इज मूव्ड वेरी लो स्पीड एवरी डे। आप लाइफ स्पीड भी देख सकते हैं। एवरी डे जितनी भी लाइफ की स्पीड्स होती हैं, जैसे कोई मोटर बाइक चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये वाला आप ले सकते हैं। स्टूडेंट देखें, क्लासिकल फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा लेकिन वो बहुत कम स्पीड के साथ मूव करेगा। ये बेस्ट एग्जांपल है। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। अक्सर जो भी नया टीचर क्लास में आता है, कॉलेज में आता है, जब भी आप फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर होते हैं, सो वो अपने आप को महारतें हासिल करने के लिए आपसे दो ही चीजें पूछता है। क्या तुम्हारे प्रीवियस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया था कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है? अगर वो आपको पहली बात, वो किसी को पता ही नहीं होती स्टूडेंट्स को कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न, वो बोलता है कि भाई मैं होशियार हूँ, देखो मुझे पता है। सो अक्सर टीचर्स को पता होता है कि स्टूडेंट्स को क्लासिकल और जो मॉडर्न है उनके बारे में डिफरेंस टीचर्स ने कम ही बताया होगा, तो आते ही महारत हासिल कर लेता है। कुछ इस तरीके से आपके भी कॉलेजेस में होता होगा। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी जो मास है, याद रखिएगा, और आपकी लेंथ है और जो टाइम है वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। सो ऐसी फिजिक्स को आप क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? पीएमडीसी के अंदर इंक्लूडेड है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है मॉडर्न फिजिक्स। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना भी स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं। ये बेस है न्यूटन्स के लॉस के ऊपर, और ये फिजिक्स जो है वो प्लेस है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। किसके ऊपर? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। कौन? मॉडर्न फिजिक्स। जब भी आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वो आप पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। किसके अंदर? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी बेस है, इट बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर प्लेस है। देखिए बच्चों, जब भी आप फिजिक्स में मास्टर्स करते हैं, सो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, और फिजिक्स में मास्टर करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और स्टूडेंट्स वहां पर भी वो ही स्टूडेंट सीखते हैं मास्टर्स करने के बाद जो कि फिजिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, भले वो यूनिवर्सिटी चले जाए। अगर फिजिक्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो फिजिक्स उन्हें वहां भी समझ नहीं आएगी। फिजिक्स ओनली एग्जिस्ट द इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है स्टूडेंट का, कितना वो मेहनत कर सकता है, कितना वो काबिल है, सो वो डिसाइड करेगी। दिस इज योर टॉपर ऑफ द फिजिक्स। इसमें से कोई स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो मेरे पास पढ़ के अगर मेरी बातों को सीख रहे होंगे, गेन आउट कर रहे होंगे, तो उन्हें पता है आई एम अ टॉपर ऑफ द एमडी गेट। तो फिजिक्स इज अ बेटर सब्जेक्ट, इज अ बेस्ट सब्जेक्ट। इसके अंदर ही लड़कियां ज्यादा गिरती हैं और लड़के भी, दोनों। ये नहीं कि लड़कियां गिर जाती हैं, लड़के भी गिरते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, इतना आपको क्लियर हो गया मैम? अब बच्चों, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव करते हैं बहुत कम स्पीड से। क्या मैम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट हाई स्पीड के साथ मूव करेंगे? जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इज वेरी हाई स्पीड। बच्चों यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ क्या करेंगे? मूव करेंगे। सो ऐसी फिजिक्स को आप लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपका जो मास होगा, देखो क्लियर नजर आ रहा है नहीं? गौर से देखें, क्लियर नजर आ रहा है नहीं?
सो मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से थोड़ा सा कट रहा है। सो देखें जरा, कटना नहीं चाहिए ना। सो यहाँ पर देखें, सर मैं सही कर लूँ थोड़ा सा इसको, कुछ इस तरीके से सही कर लूँ। यहाँ पर देखते जाना है आप लोगों ने। चले, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को अब क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। बच्चों याद रखिएगा, इसके अंदर आपका मास है या फिर लेंथ है या फिर टाइम है, ये यहाँ पर क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। सही, इतना आपको क्लियर है। टॉपिक का फील लें, महसूस करें टॉपिक को, व्हाट द टॉपिक विल बी से, ये चीज देखिएगा। और याद रखिएगा एक पॉइंट लिखिएगा, ये जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स है ये कंपेरेबल, अगर हम कंपेयर करें तो ये कंपेरेबल है। इतनी ज्यादा बच्चों, ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें जो स्पीड्स होती है ऑब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा कम होती है। और अगर बात करें हम मॉडर्न फिजिक्स की, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर ऑफ, इसको कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब आपने फिजिक्स की मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने, या अगर आपने सेकंड ईयर अच्छी तरीके से पढ़ी है तो वहां पर भी पढ़ा होगा। सही हो गया, इतना आपको क्लियर रखना है। उसके बाद आती है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि दिस इज योर बेस एंड आई एम आस्किंग फॉर ऑल द एमडीकेट एक्सपर्टीज, प्लीज फोकस द फिजिक्स, प्लीज फोकस द फिजिक्स। देखें यहाँ पर नोट करें, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया हो, तो चले अभी मिटा लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने इस चीज को देख लिया हो क्योंकि दिस इज योर बेस्ट एंड आई कैन नोट बेस्ट यूर द बेस्ट। सो यहाँ पर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बस ना इतना कुछ दिया तो हुआ नहीं है, लेकिन ये आपके एमडीगेट में इंक्लूड है, तो यहाँ से छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है निकल सकती हैं, मैं आपको वही चीजें पढ़ा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो अब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आपने केमिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने पढ़ाई थी आपको वन शॉट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार बताई हुई है मैंने। अगेन मैं, अगर फिजिक्स का टॉपिक है तो मुझे इसे भी पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, इमिजन होती है, लाइट की एब्जॉर्प्शन या फिर इमिजन ऑफ अ लाइट, किसी भी लाइट की, वो टेक प्लेस करती है इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। लाइट भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। क्या है माय बच्चे, ये भी एनर्जी की फॉर्म है। और बच्चों ये छोटे छोटे एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं, दिस इज द पैकेट्स, पैकेट्स के ऊपर जब आके एनर्जी के पैकेट्स के ऊपर जो लाइट की एनर्जी के पैकेट्स है, वहां पर जब बंडल्स ऑफ लाइट पड़ती हैं, तो उस बंडल्स ऑफ लाइट जो पैकेट्स के ऊपर पड़ती है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बल्ब में से आपको लाइट दिखाई दे रही है। देखिए, अगर समझे ये मेरे हाथ में एक बल्ब है और इस बल्ब में से आपको क्या आ रही है, लाइट की किरणें आ रही हैं, तो आपको लगेगा कि आपके पास लाइट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको लगेगा लाइट आ रही है। देखिए लाइट की वो किरण आई, वो दूसरी किरण आई, ये तीसरी किरण आई, आपको कुछ ऐसा फील होगा, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, उस पैकेट्स के ऊपर आके पड़ेगी। जैसे ये लाइट है, ये लाइट इस पैकेट्स के ऊपर बंडल्स ऑफ, यहाँ पर देखिए बंडल्स ऑफ, यहाँ पर आपकी लाइट्स पड़ेंगी और लाइट्स की उन बंडल्स को आप कहते हैं क्वांटा। क्वांटा इज द पैकेट्स ऑफ द एनर्जी। तो एंड ये नहीं एनर्जी की पूरी किरणें आ रही हैं आप लोगों के पास, ऐसा नहीं होता। ऐसा आपने फिजिक्स के केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और एक लाइन एक्सपेक्ट्रम होता है। ये चीजें भी आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई हुई है, आप केमिस्ट्री की वन छोड़ देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीजें पढ़ा दूंगी। सो यहाँ पर देखें, जो भी लाइट की अगर देखा जाए, इमिजन होती है,
या एब्जॉर्प्शन होती है। यहां तक आपको क्लियर नजर आए तो मैं यहाँ पर लिखूं, थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करती हूँ। जो इमिजन होती है एंड एब्जॉर्प्शन जो होती है लाइट की, याद रखिएगा, वो टेक प्लेस करती है कि इन द, मैं जो भी बोला यहाँ पे लिख रही हूँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन पैकेट्स, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स, जहां पर बंडल्स, बहुत ज्यादा बंडल्स पड़े, मतलब कि जो पैकेट्स हैं उन पैकेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बंडल्स ऑफ लाइट इस तरीके से आए। मैंने आपको ना हाइजन प्रिंसिपल पढ़ाया था, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिकल ऑप्टिक्स था। फिजिकल ऑप्टिक्स कहीं पर भी पीएमडीसी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं। यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन की रिंग्स है, किस तरीके से न्यूटन की रिंग्स पड़ती हैं, सो ये सारी चीजें, ये नहीं कि आप चीज खोल के खा लें, वो वाली चीजों की बात नहीं करें। सो यहाँ पर बंडल्स ऑफ, इस तरीके से आप लोगों के पास क्या पड़ती हैं, लाइट पड़ती हैं। और जो बंडल्स ऑफ लाइट पड़ती हैं, बंडल्स ऑफ लाइट, बंडल्स ऑफ लाइट, उसे सिंप्लीफाई स्कॉल्ड क्वांटा, जैसे आप क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। देखो आपको स्ट्रेस क्लियर नजर आ रहा है, बाद में बोलते ना फिरे, रिक्वेस्ट करते ना फिरे कि मैम हमें कुछ, स्टूडेंट्स आपको क्लियर नजर ही आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप इसको लाइट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप सिंप्लीफाई इसको क्या लिख सकते हैं, ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एनर्जी की बात की है तो एनर्जी लिखना सही रहेगा। अब स्टूडेंट देखें, इमिजन हो या फिर कोई लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो, तो वो टेक प्लेस करती है, जगह लेती है, टेक प्लेस रखती है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। जब जब देखिए लाइट एग्जिस्ट पैकेट्स में करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। देखें ये आप ये समझ लें, ये एक बल्ब है, कहाँ गया मेरा मार्कर, ये समझ लें ये एक तरह का बल्ब है, और इस बल्ब के अंदर जो आपकी, ये देखिए, ये समझिए ये एक तरह का क्या है, बल्ब है। देखें दिस इज योर बल्ब। अब इस बल्ब के अंदर क्या है, पैकेट्स ऑफ लाइट है, पैकेट्स ऑफ लाइट, यहाँ पर देखें पैकेट्स ऑफ लाइट, देखें इस बल्ब के अंदर, देखें। अब ये जो लाइट, ये नहीं कि लाइट कुछ इस तरीके से निकलेगी कि लाइट निकल रही, लाइट निकल रही, लाइट नहीं, लाइट एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स, जहां पर इस तरीके से बंडल्स ऑफ एनर्जी जो है वो आके इसके ऊपर स्ट्राइक करें। सो इसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई है, हाँ जी बच्चा, क्लियर हुई, नहीं मैम क्या ही बात कर रही हैं, हमें तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है, आप क्या ही बात कर रही हैं कि हमें क्लियर ना हो, आप पढ़े। सो ये देखें इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर देखें एनर्जी, एनर्जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखूं आपको नजर आए, एनर्जी ऑफ द क्वांटा is directly proportional of the frequency of light। क्या बोला बच्चा, देखें यहाँ पर कि एनर्जी जो किसी भी क्वांटा, क्वांटा क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। एनर्जी जो है क्वांटा की, क्वांटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी की क्या है, वो डायरेक्ट के अंदर क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। इतना रिलेशन आपको क्लियर है,
मैम आई एम अंडरस्टैंड फॉर योर लैंग्वेज, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तो यहाँ पर ये वाली चीज आपने याद रखनी है कि एनर्जी जो है किसी भी क्वांटा की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के। देखें यहाँ पर देखें, energy of the light is directly proportion to the frequency, frequency के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊं, तो मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि जब भी डायरेक्टली का साइन हटता है, so that is put on that place is a constant। so यहाँ पर हम एक कांस्टेंट को पुट करते हैं से जब डायरेक्टली का साइन, जैसे आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ पढ़ते हैं, वहां पर आपको पता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एवोगाड्रोस लॉ। तो ये लॉज आप बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, ये कोई मुश्किल बात है ही। सो जैसे ही हम कौन यहाँ पर डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर हम h कांस्टेंट पुट करते हैं, h इज इक्वल टू v। सो ये क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की क्या है, इक्वेशन। मुश्किल नहीं है, मुश्किल फिजिक्स है ही नहीं, फिजिक्स मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए एनर्जी ऑफ द क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। यहाँ पर डायरेक्टली का साइन हटाया और एक कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पर हमने पुट किया क्या है, स्पीड ऑफ लाइट को पुट किया। इतनी आपको इक्वेशन क्लियर है। अब यहाँ पर h को हम कहते हैं इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। क्लियर हो गया मैम, क्लियर हो गया। h इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, और h को हम दूसरा कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि h इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट और h इज द प्लांक्स कांस्टेंट। क्लियर है। और इस h की भी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻24 जूल सेकंड। दिस इज अ वैल्यू। MDCAT MCQs, ECAT MCQs, ECAT में और MDCAT में MCQs बड़े ही प्यार से पूछे जाते हैं, बड़े ही प्यार से, और वो इतना प्यार होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत प्यार के अंदर आपसे MCQs पूछे जाते हैं। अब बच्चों ये नहीं कि आपसे ये वाली इक्वेशन पूछ लेगा, हाँ जी, ये इक्वेशन पूछ लेगा और बोलेगा यू गेट सिक्योर द टॉप पोजीशन ऑफ द MDCAT ECAT। my बच्चे आपको ऐसे कहेगा? नहीं मैम, वो तो हमें सवाल की गहराई में लेकर जाएगा एग्जामिनर, फिर वहां से सवाल की गहराई में लेने के बाद बोलेगा इस जगह पे क्या आना है, ओ हेलो, इस जगह पे क्या आना है। ये होता है कॉन्सेप्ट, conceptual thinking for every students that cannot mind that what how that। तो वो सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ से तो नहीं दे सकते, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखें कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो देखें, वो एक तरह का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ द, ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट का, और ये क्या है, वेवलेंथ है, ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतना क्लियर हो गया आपको, ये देखें क्लियर है। अब क्या हम v की जगह, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट की जगह ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? जी हाँ मैम, देखो नजर आ रहा है मैं बच्चे, जी। अब यहाँ पर आप स्पीड ऑफ लाइट की जगह ये वाला फॉर्मूला बस रख दें। कैसे रखेंगे, देख लो एक बार, हाँ जी। सो यहाँ पर आप देखें E इज इक्वल टू h, यहाँ पर आप लिखेंगे c ओवर लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी ऑफ द क्वांटा,
प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का एक ये भी फॉर्मूला होता है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, मैं आपको क्या ही बताऊं। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं कॉन्सेप्चुअल। देखें, सेकेंड ईयर की फिजिक्स मुश्किल नहीं होती, सेकेंड ईयर की फिजिक्स बहुत आसान होती है। बस जो ट्विस्ट आते हैं वो आते हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर। सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट इतना क्वायरीज होती ही नहीं है, बस कॉन्सेप्ट होते हैं तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर। सो फर्स्ट ईयर 16% एमडीगेट में आती है, कंपेयर टू 40% आपकी सेकेंड ईयर आती है, ये आप देखिएगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी क्वांटा ऑफ लाइट। यहां से पूछा जाएगा कि क्या एनर्जी क्वांटा होता है लाइट का, जहां पर आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होती है, और लेमडा, लेमडा आपको दिया हुआ होगा, एच की वैल्यू भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द लाइट फोर लेमडा, फोर लेमडा दी हुई है। अब एग्जामिनर आपका सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेगा, सो वो देखें। यहां से ये चीज क्लियर हो गई है, तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। थोड़ा ना ध्यान रखिएगा, मैं अगेन बता रही हूँ, कोई गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये स्पेस खाली है, और इस स्पेस पे हमने लिखना है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं सवाल का। एक सॉल्यूशन मैं करवाऊंगी, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ये बड़े आते हैं, 2 एमसीक्यूज तो इस टॉपिक में से बनते हैं, याद रखिएगा। अब ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इजीली निकाल पाएंगे। एच की वैल्यू कितनी है, 6.63 10⁻24। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁸8। उसके बाद लेमडा, लेमडा कितना दिया हुआ है, 4 लेमडा। अब स्टूडेंट्स आपने इस वैल्यू को क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये यहाँ पे प्लस का है और ये यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। सो 6.63 को आप मल्टीप्लाई कराएं 3 से, 3 3 9, 3 6 18, 3 6 3 6 18, 18 और आप 1 को करें तो 19 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 19.89 मल्टीप्लाई 10⁻24 में से आप 8 को माइनस कर दें। 8 और 8 16, 16 और 24, बाकी बचे 16। माइनस का क्या आएगा, आप लोगों के पास 16 आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास क्या है, 4। अब ये जो 19.89 की वैल्यू, इसके आप 4 के साथ करके देखें। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो लेमडा की वैल्यू लेनी चाहिए थी, ये मैंने अपनी तरफ से एमसीक्यूज बनाया है, वो आपको यहाँ पर 3 लेनी चाहिए, तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 ले लेते हैं। सो यहाँ पर आप 3 कर सकते हैं इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स आप इसे डिवीजन में ले जाएं 19.89 को। अब 3 के टेबल में 80 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, तो यहाँ पर लिख दिया 18। बाकी कितना बचा आपके पास, 1, 1 बचा, तो 118। 80 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, यहाँ पर 18 हो गया 0, बाकी बचा 9। 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9, तो बाकी बचा 663। सो 663 multiply 10⁻60, that is your perfect answer, that is your perfect answer। आप मुझे कितनी देर लगी होगी, मुझे आपको समझाने की वजह से मुझे 1 मिनट लगा होगा, वरना इस न्यूमेरिकल को हल होते सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी है, इसको नोट कर लें आप लोग, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फोटोन क्या होता है, क्योंकि एनर्जी के अंदर जो भी हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े हैं, उसके अंदर डिटेल में हमें पता होना चाहिए कि फोटोन क्या होता है। बच्चों, फोटोन एक तरह का पार्टिकल होता है जिसके ऊपर ना ही कोई चार्ज होती है फोटोन के ऊपर, और ना ही उसका स्ट्रेस वो रेस्ट में होता है,
और उसका जो रेस्ट मास होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इफेक्टिव मास को जो स्टूडेंट जो एमडीकेट बनाते हैं और ईकेट बनाते हैं, वो इफेक्टिव मास के अकॉर्डिंग सवालात पूछते हैं। सो हम इफेक्टिव मास के अकॉर्डिंग सवालात को क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस आउट करेंगे, क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे, कोई चीज हम लोग यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि पहले हम एक तरह का फोटोन की बात कर लेते हैं कि फोटोन क्या होता है। व्हाट अबाउट द फोटोन? काफी स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते भी होंगे। फोटोन इट इज अ पार्टिकल, इट इज अ पार्टिकल दैट हैव नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एंड नोट रेस्ट मास, और उसका कोई रेस्ट मास भी नहीं है, और क्या होता है वो 0 होता है। फोटोन रेस्ट मास इज इक्वल टू द 0 के क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। फोटोन जो होता है वो, अब हम इस इफेक्टिव मास को लिखते हैं। देखें, m इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन। हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और आपने ध्यान रखना है कि इफेक्टिव मास जो फोटोन का है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ द क्वांटा एंड इनवर्स, और डिवीजन में होती है, डिवीजन में स्पीड ऑफ लाइट होती है। सो ऐसे ये इफेक्टिव मास है। लेकिन आप इसमें से काफी फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा E, मैंने अभी आपको बताया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच म्यू, एच वी बताया था, जो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि लाइट की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये चीज मैंने आपको क्लियर तरीके से बताई थी। तो यहाँ पर E की जगह हम एच वी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला है। इसको मैं अलग करके लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द इफेक्टिव मास। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एच वी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों फॉर्मूलाज को आपने क्या करना है, याद रखना है। और एक ये भी याद रखना है, ये एमसीक्यूज आता है, मैं यहाँ से इसको मिटाऊं, देखिएगा स्टूडेंट्स, कोर्स देखिएगा। मैम कौन सा एमसीक्यूज आता है वो भी बताएं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव मास इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे, काइनेटिक मास कहेंगे। दिस इज एवरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एवरी टीचर दैट कैन नॉट टेल यू द कॉन्सेप्ट, नहीं बताएंगे कि इफेक्टिव जो मास है उसे हम आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, काइनेटिक मास। दिस इज व्हाट हाउ द काइनेटिक मास। इतना आपको क्लियर हो गया मैम इतना आपने हमें बता दिया ना, बस अभी हम क्या करें, बस कुछ नहीं करें, आगे सुने। अब यहाँ पर देखें आप लोग कि मोमेंटम ऑफ द इफेक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन। स्टूडेंट्स देखें, आपको जो सवालात है वो कहीं इसमें से नहीं दिए जाएंगे इफेक्टिव मास से। देखें टीचर आप ना सेंसिबिलिटी यूज करेंगे, वो जो आपने चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड मोशन के अंदर मोमेंटम का। सो मोमेंटम के टॉपिक में लिखा हुआ था कि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो आप कहेंगे कि फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल,
यहाँ पर पॉइंट आप ऐड कर लें कि फोटोन इज द मासलेस पार्टिकल। लेकिन मैम उसका मोमेंटम कैसे होगा? मोमेंटम तो प्रोडक्ट है, मोमेंटम तो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, लेकिन स्टूडेंट इसका हमारे पास मोमेंटम होता है क्योंकि इसके पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है। कोई देखें, अगर आपने एक्सेलरेशन को चेंज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो आप क्या कर देते? या तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, या तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, या तो आप वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें, तब भी आपकी क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तब भी आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ऐसे आप इन दोनों में से किसी भी चीज को चेंज करें, आपकी कोई ना कोई क्वांटिटी निकल ही आती है। सो ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। सही हो गया? बेहतर हो गया मैम? सही हो गया और बेहतर हो गया। बेहतर करने के लिए आपको करनी पड़ती है स्टडी, और स्टडी ऐसी ही नहीं कि मिनटों में कर लें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मोमेंटम बराबर होगा P इज इक्वल टू C। तो ये फॉर्मूला होगा मोमेंटम का। लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर जो मोमेंटम है वो एक तरह का क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका? ये भी मोमेंटम की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मास का एंड स्पीड ऑफ लाइट का। ये चीज आपने याद रखनी। कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट बताती रहती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, यहाँ पर h v अपॉन c भी लिख सकती हूँ इन द टर्म्स ऑफ द मोमेंटम इन द इफेक्टिव मास। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ h लैम्डा। h लैम्डा के तौर पे भी मैं इसे क्या कर सकती हूँ? पुट कर सकती हूँ। सो ये भी फॉर्मूला देखो क्लियर नजर आ रहे हैं। सो ये सारे स्टूडेंट्स क्या है? इसके फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला मोमेंटम इन द टर्म्स ऑफ द इफेक्टिव मास का, एक ये फॉर्मूला द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्पीड ऑफ लाइट और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड, एक ये फॉर्मूला। देखें यहाँ पर आपको पता है ये वाली वैल्यूज का, सो यहाँ पर ये h v के बराबर हो जाता है और यहाँ पर c हो गया। इस तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। सही। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रक्शन। इंट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। किसकी इंट्रक्शन पढ़ने वाले हैं? मोमेंटम की विथ मैटर के साथ। इसको जरा आप देख लें कि कोई चीज आप लोगों को मिस ना हो गई हो। सो यहाँ पर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दिस इज ऑन योर विश। स्टूडेंट्स तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि अब अलग से इतना बड़ा बोर्ड कौन देखे। यहाँ पर ही मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, फिर मिटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इंट्रैक्शन ऑफ फोटोन विथ मैटर कि इंट्रैक्शन क्या है फोटोन की मैटर के साथ। इंट्रैक्शन क्या है, क्या रिश्ता है फोटोन का मैटर के साथ? तो पहला इसमें आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा इसमें आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है पेयर प्रोडक्शन। क्या आता है? पेयर प्रोडक्शन। इसमें ये आपको कहा जा रहा है कि बेसिक्स बताएं क्लासिकल फिजिक्स और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करें। सो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है, सो उनके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो चुका है। लेकिन वो यहाँ से भी एमसीक्यूज ज्यादा बनते हैं, हर साल मैंने देखा है। सो ये चीज में से जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आने के चांसेस है
वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ हम इसे पढ़ेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट नोज द टॉपिक। ये कोई टॉपिक भी नहीं है, पर आपने इसे क्या करना है, याद रखना है कि इंटरेक्शन ऑफ द फोटोन विथ मैटर। इसके अंदर हमारे पास तीन तरह के इफेक्ट आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। ये तीनों चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। सो बी प्रिपेयर, सो बी प्रिपरेशन आपने रहना है। अगेन आई विल टेल यू कि एमडी गेट एक्सपेरिटीज बी प्रिपरेशन रहे, इसको आप नोट कर लें। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स है, एमडी गेट, ई गेट या आप नीट के स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को यहाँ से क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो एक कमेंट भी अच्छा खासा कीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट के होने वाले इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है और इस डायग्राम के ऊपर मस्ट फोकस करना है। अब सवाल ये है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? एमसीक्यूज आ सकता है। वो किया था हेनरिच हर्ट्ज ने। हेनरिच हर्ट्ज ने, ये काफी बार नाम आया है। ये 2018 के टेस्ट में पूछा गया, फिर 2021 के टेस्ट में आया, 2012 में भी इसका नाम पूछा गया था। व्हाट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्कवर्ड, दैट इज कॉल्ड द हेनरिच हर्ट्ज। कब किया था? 1887 में। इससे पहले काफी ज्यादा साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन किसी को भी सही तरीके से इसकी कंक्लूजन ना मिल सकी कि व्हाई द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाई द फंक्शन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फिर ये जो साइंटिस्ट है ये बहुत ज्यादा होशियार है, इसने इसे डिस्कवर किया, लेकिन आगे जो सही तरीके से एक्सप्लेन किया था बहुत ज्यादा डिटेल में, वो था हमारा आइंस्टाइन साहब। आइंस्टाइन साहब ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की, इस वजह से ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, इसने क्या किया, एजेक्शन करवाई इलेक्ट्रॉन की एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर विद द पोल ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट। अब देखें, समझ नहीं आया होगा ना, मैम टीच दो आपको समझाएगी। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, मैं अपना मार्कर निकाल लूं। इसे ये है एक तरह का क्या, मेटालिक सरफेस। इस मेटालिक सरफेस के ऊपर मैं अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करवाती हूँ, फॉल कराती हूँ। यहाँ पर आप देखें दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और हमने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया एक एमीटर के साथ। एमीटर इस वजह से लगाए हैं क्योंकि ये अच्छे तरीके से हमें क्या दे सके, रीडिंग दे सके, लाइट रेस की अच्छे तरीके से रीडिंग दे सके। इतना आपको फेनोमेना समझ आया कि ये क्या है, मेटालिक सरफेस है और इस मेटालिक सरफेस में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ हमने क्या कनेक्ट की है, एक बैटरी को कनेक्ट किया है और एक बैटरी को कनेक्ट करने के साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, एक एमीटर को कनेक्ट किया है और उसमें हमने अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन थी उसे हमने यहाँ से क्या किया है, स्ट्राइक करवाया है। और जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ पर हमने स्ट्राइक क्यों करवाया है, इस वजह से स्ट्राइक करा है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, बाहर निकाल सके। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटालिक सरफेस से बाहर निकालना होता है विद द यूज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सो ऐसे इफेक्ट को आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार समझ नहीं आया तो मैं बार बार समझाऊंगी आप लोगों को। ये देखें, ये क्या है, ये पूरी एक मेटालिक सरफेस है। इस मेटालिक सरफेस में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रोड्स और दूसरा ये इलेक्ट्रोड्स और साथ में एक बैटरी और एमीटर जो कि रीडिंग आपको बताएगा। अब इसके ऊपर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमने इस मेटालिक सरफेस के ऊपर फेंकी तो मेटालिक सरफेस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। सो जैसे डेफिनेशन को ही देख लें, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना किसी भी मेटालिक सरफेस पे जो फॉल करवा के अल्ट्रावायलेट लाइट को। क्लियर हुआ? अब जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी
इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। सो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगेन आई विल टेल यू कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं सो दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास 3 लॉज है, समझे। पहला लॉ ये है कि जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे लाइट की शिद्दत, लाइट की इंटेंसिटी को, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। यानी जितनी ज्यादा आप अल्ट्रावोलेट लाइट की, अल्ट्रावोलेट लाइट है विद उसकी जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को, अब एक मेरे हाथ में हो डिम बल्ब, एक मेरे हाथ में हो मतलब के लाइट वाला बलता हुआ तेज बल्ब। सो बताएं सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके अंदर होगी? मैम जो सबसे ज्यादा बल्ब जल रहा है और जो डिम है उसके अंदर कम होगी। ये चीजें आपने याद रखनी है कि इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी जब हम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब ही निकलेंगे जब हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अगेन आई विल टेल यू कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी किसी चीज में से, मेटेलिक कंडक्टर में से निकलेंगे, मेटेलिक सरफेस में से, जब आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। देखिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पहला लॉ यही कहता है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को, यानी कि आप v को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और उसकी मदद से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। उसके बाद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको पढ़ाया था, नहीं मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर था केमिस्ट्री का, केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर ये चीज मैंने आपको बताई थी कि सर्टेन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर्टेन फ्रीक्वेंसीज का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो द इफेक्ट डज नॉट अकर, इससे इससे अगर कम होगा, देखें इफेक्ट जो है वो चलेगा सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक। अगर थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है सर्टेन फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, अगर कम हुई तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब आपके पास थर्ड लॉ कहता है जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना आप नोट करें, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद है हमारे पास वर्क फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे आइंस्टाइन का क्या है अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी चीजें हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंस रखती हैं इस चैप्टर की। अगेन आई विल टेल यू फिजिक्स इज नॉट अ हार्ड, ओनली एग्जिस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं वी नोट की सिंबल से। उसके बाद ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, एक तरह की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ये एमसीक्यूज आता है कि बताएं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्शन इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या कोई भी नहीं। याद रखिएगा ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बाहर किसी भी मेटालिक सरफेस जहां पर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हों और उन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाए किसी ना किसी बैटरी से और उसे कनेक्ट किया जाए एमीटर से। सो ये हमने कुछ डायग्राम हम पढ़ चुके हैं और इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। सही हो गया? सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें यहाँ पर
कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो इज लेस देन टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि जो हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन है, किससे लेस देन है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। इतना आपने क्लियर रखना है। उसके बाद है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम शो करते हैं लैम्डा नोट से। इसका मतलब क्या है? ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, यानी कि ज्यादा वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, बाहर निकालना। सही। उसके बाद है अगर इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन टू द वी नोट, अगर ऐसा हो जाए कि जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो याद रखिएगा वो ज्यादा होती है, यानी जो आपकी यहाँ पर देखे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, ये आपने याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उसके बाद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि जो मैक्सिमम ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ईवी नॉट, ईवी नॉट के बराबर होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ईवी नॉट। ई का मतलब होता है, ये होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज बराबर होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल। और इसमें किसके अंदर जो आप लोगों के पास वी नोट है, ये जो आपको सामने वी नोट दिख रहा है, इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट इज इट इज आल्सो कॉल्ड अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड की जाती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत कम अज कम बहुत कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इट इज डोनेटेड बाय द फाई, इसको हम फाई से क्या करते हैं? शो करते हैं। किसको शो करते हैं? वर्क फंक्शन को। और एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर हो गया? दैट वैल्यू इज 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 जूल सेकंड, दिस इज वैल्यू। क्लियर हो गया? मैम क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर है वी नोट, वी नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखें वर्क फंक्शन के अंदर कितनी चीजें आ गई, फाई भी मिल गया, दिस इज द वर्क फंक्शन। फाई को ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी शो करते हैं, लेकिन कंडीशंस अलग होंगी, बताया था मैंने आपको क्लियरली तरीके से। उसके बाद इसी फाई को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही डिटेल के अंदर। ये फाई है, एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट के लिए वैल्यू याद कर लें, और वी नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर नजर आ रहा है? क्लियर नजर आ रहा है? देखते जाएं। So since again I will tell you the concept, this is very important, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो कम से कम फ्रीक्वेंसी आपको रिक्वायर्ड की जाती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद आता है ये, यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेशन भी याद कर लें। अब थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है वो बहुत मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई, इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी नॉट इज इट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट वैल्यू इज द चार्ज 1.6 10⁻⁻19 जॉल। वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर जो वी नोट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सही। उसके बाद है वर्क फंक्शन, ये भी एक मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किसी भी मेटल की सरफेस पर। फॉर्मूला इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू एच वी नॉट। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन क्या है। आइंस्टाइन ने क्या बताया? आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि हमने एक साइंटिस्ट पढ़ा था, उसका भी बहुत, क्योंकि उसने डिस्कवर किया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया वो उससे भी बड़ी बात है। सो आइंस्टाइन ने क्या कहा वो देखते हैं। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बेस है। किसकी बेस है? जैसे कि इंसान को कामयाब होना होता है तो उसे दिन रात करके मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने एमडीगेट और ईकेट में सिलेक्ट होना है तो दिन रात एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सक्सेस होना है यूट्यूब के ऊपर, तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करके उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जो भी चीज है वो हासिल करनी है, वो मेहनत के बिना हासिल नहीं होती। ऐसे ही आइंस्टाइन ने भी ये बहुत ज्यादा रिसर्च की, मेहनत की, उसके बाद आइंस्टाइन नाम है। फादर ऑफ द फिजिक्स भी इसे कहा जाता है आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन ने मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स बताए। ये नहीं कि वो सोया अगले दिन उसने बता दी, ऐसा नहीं है। उसने बहुत ज्यादा रिसर्च की, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की। मेहनत करने के बाद ही आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है उसे ये मकाम क्या हुआ, हासिल हुआ। उसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, किसकी बेस के ऊपर? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की बेस पर उसे क्या किया, एक्सप्लेन किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कौन सी थ्योरी? जो कि मैंने आपको बताई थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी बेस के ऊपर। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एदर एब्जॉर्ब करते हैं। कब एब्जॉर्ब करते हैं? जब वो वन कंप्लीट फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं। वन कंप्लीट फोटोन एब्जॉर्ब नन, याद रखें। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं एक कंप्लीट फोटोन को, फोटोन, वन कंप्लीट फोटोन, जब वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी इलेक्ट्रॉन एदर एब्जॉर्ब वन कंप्लीट फोटोन, एब्जॉर्ब इज नन। देखें, इफ अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, फोटो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो कम होगी, जब आपका वर्क की जो एक्सप्लेनेशन है वो फाई है, वो क्या होगा? देखें, ये आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा एज लेस टू द फाई। और इफ जो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो जब बराबर हो जाएगा फाई के, सो याद रखिएगा वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी फाई से, तो वहां पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होने वाला। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए इलेक्ट्रो याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अगर ग्रेटर हो जाए फाई से, तो क्या कंडीशन होगी? पहले ये क्या था, फाई से कम था, अब ये फाई से क्या है, ज्यादा है। देखें, इजिकल टू द फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी हर एक बॉडी, हर एक मेटेलिक सरफेस, हर किसी के अंदर होती है कि पार्टिकल जब मूव करेंगे उनकी मोशन की वजह से आप लोगों के पास क्या अकर्स होगी, काइनेटिक एनर्जी अकर होगी। अब एनर्जी मैंने बताया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट, उसके अंदर ई बराबर थी एच म्यू के, वी के बराबर थी, तो यहाँ इसकी जगह एच वी दिख गया। और फाई बराबर था ये एच ओवर वी नोट के फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ई वी नोट, ई वी नोट ये हमारे पास है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये आपको बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था। उसके बाद अगर एच म्यू को यहाँ पर ई वी नोट को ले आए और एच वी को हम यहाँ पर ले आए, तो ये प्लस का था, वहां पर जाके ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। सो यहाँ पर क्या हो गया, एच वी नोट हो गया। अब यहाँ पर आपने फोकस करना होगा, यहाँ पर देखें ये ई वी नोट है, यहाँ पर आप देखें एच और एच दोनों कॉमन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। आपको पता है जब आप अलजबरा करते हैं, मैथमेटिक्स आपने 9th मैट्रिक में पढ़ी होगी, जब आप अलजब्रिक रूल करते हैं
सो यहाँ पर आप अगर कोई चीज सेम होती है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। सो देयर मस्ट बी अ कॉमन। मैथमेटिक हर जगह यूज होती है। यहाँ पर h हो गया तो v माइनस वी नोट हो गया। तो आपने देख लिया कि अगर अगर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एनर्जी ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा होगी जब फाई की वैल्यू से, तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए अगेन आई विल टेल यू, इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन द फाई, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। कैसे? E इज इक्वल टू एच म्यू, फाई इज इक्वल टू एच वी नोट प्लस ईवी नोट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नोट। एंड ईवी नोट को हम यहाँ पर ले आए, उसके बाद यह यहाँ प्लस का था, यहाँ पर आके ये माइनस का हो गया। उसके बाद यहाँ पर ईवी नोट एच, अब v माइनस वी नोट को आपने इनमें से कॉमन ले लेना है, बाकी बचेगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है आप लोगों के पास, जीरो है। दिस मस्ट बी अ जीरो। यहाँ पर ये चीज भी याद रखिएगा कि ये सवाल एमसीक्यूज आता है कि जो हमारे पास आइंस्टाइन है उसकी बेस क्या थी, तो याद रखिएगा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं करेंगे एब्जॉर्ब, एक फोटो कभी भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। ये सारे केसेस आपने क्या करने हैं, याद रखने, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एनर्जी जो है वो कम हो जाए फाइव से, तो वहां पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर एनर्जी जो है वो बराबर हो जाए फाइव के, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। और बताएं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इस एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। देखें एक केस है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, वो ये वाला केस है। और कब? जब एनर्जी कम हो, किससे? फाइव की वैल्यू से। आप भूल मत जाइएगा कि आप इसको लिख रहे काइनेटिक एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसमें मत कर दीजिएगा। दोनों में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बराबर हो जाए फाइव में तभी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये एमसीक्यूज याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि इफ E is greater than 5, then kinetic energy will be A increase, B decrease, C zero, D none। एमसीक्यूज क्या होगा इसका? जीरो। काइनेटिक एनर्जी ना इंक्रीज ना डिक्रीज, विल बी जीरो। अगर इस तरीके का आ जाए तो बी प्रिपरेशन केसेस में से ही एमसीक्यूज आते हैं, बी प्रिपरेशन लेना है। अगेन आई विल टेल यू, और यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी एक आएगा, ये एमसीक्यूज यार समझ लीजिएगा, और एक एमसीक्यू जरूर यहाँ से आएगा, या ये आएगा या ये आएगा, तो दोनों को देखिएगा, ये भी आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। आगे आप समझदार होंगे माशाल्लाह से। सो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ाना फिर रिसर्च करना निकालना बहुत मुश्किल है। सो सपोर्ट करें।